हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे सीट डिस्कशन, जिसमें पहले एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे एंड एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 है ना। तो सीट का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व किए होंगे, है ना। अगर नहीं सॉल्व किए हो तो आप पहले सॉल्व कर लें, खुद से अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं B2। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर B2। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। जब भी कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले बिना हमारे बोले सबसे पहले वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर लेना है, सारे डेटा को नोट कर लेना है, समझ लेना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, तब आपको डिस्कशन ज्यादा समझ में आएगा, है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर B2 ऑफ पार्ट 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया है एट रूम टेम्परेचर जो कि 300 केल्विन है, the RMS speed of the molecules of a certain diatomic gas is found to be 1930 मीटर पर सेकंड। गैस है डायटोमिक जिसका RMS स्पीड फाउंड किया गया 1930 मीटर पर सेकंड, तो बतलाना है उस गैस का नाम क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग RMS स्पीड का बात करें और चूंकि टेम्परेचर दिया हुआ है तो टेम्परेचर से रिलेटेड RMS स्पीड का यूज करेंगे। तो VRMS इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे √3RT/m। दिस m is actually molar mass। तो यहाँ पे अगर हम लोग VRMS का वैल्यू पुट करते हैं जो कि दिया हुआ है 1930, बहुत सारा स्क्वायरिंग ताकि रूट हट जाए, तो स्क्वायर करने पे 1930 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, ये सॉरी 2 बार ये इंटू हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू R का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 25/3 इंटू T दिया हुआ है 300 डिवाइडेड बाई इंटू 3RT/m। तो यहाँ से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 है, 2 0 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से m का वैल्यू आपको मिलने वाला है कितना, m यहाँ कर लेंगे और ये यहाँ राइट साइड कर लेंगे, तो 25 इंटू 3 दैट इज 75/193 इंटू 193। तो ये जो मास आ रहा है दिस इज kg पर मोल। ये जो मास हमें मिल रहा है दिस इज इन kg पर मोल। इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्स ये लगभग 2.01 ग्राम पर मोल मिलेगा। यहाँ kg में है, ये जो हमने लिखा वो ग्राम में है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको यही मिलेगा। तो यहाँ से m का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा गैस होगा, गैस इज 2 ग्राम पर मोल किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का, H2 का। इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा H2। और इसी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच द RMS स्पीड इज डबल ऑफ द स्पीड इन पार्ट 1। पूछ रहा है कितना टेम्परेचर पे जो RMS स्पीड है वो इनिशियल स्पीड का डबल होगा। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ से आप देखें, हमें टेम्परेचर पूछा है, जैसे RMS स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस। तो टेम्परेचर के अलग अलग वैल्यू के लिए RMS स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसे हमें डबल करना है। अगर इसे डबल करना है तो डबल कब होगा, ये मतलब कौन, ये डबल कब होगा, जब टेम्परेचर को 4 टाइम्स करेंगे तभी तो रूट से बाहर 2 आएगा, है ना। तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना होगा। तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, मतलब 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 केल्विन। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा 1200 केल्विन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर B3। शुरुआत में हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन ही कर रहे हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में मिलने वाले हैं। तो B3 इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। A gas is filled in a rigid container
at pressure P naught if the mass of each molecule is half, keeping the total number of molecules same and their RMS speed is double, then find the new pressure. यहाँ पे देखें रिजिड कंटेनर है, मतलब यहाँ पे कंटेनर बना लिया जाए, दिस इज रिजिड कंटेनर, इसमें गैसेस हैं एंड बोला है प्रेशर पी नॉट है और सभी मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूल का मास बोला मतलब स्मॉल एम के बारे में, वो हाफ कर दिया गया, कीपिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही रह गया, बट उसका मास हाफ कर दिया गया है। और बोला गया आरएमएस स्पीड क्या हो गया, डबल, तो मतलाना है नया प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आरएमएस स्पीड की बात करें प्रेशर से रिलेटेड, क्योंकि प्रेशर को पूछा है, तो आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू √3p/ρ, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे देखें दिस इंप्लाइज दैट आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू √, एक बात याद है, इसका मास कम कर दिया गया, मास चेंज कर दिया गया, सभी मॉलिक्यूल का मास अगर हाफ करेंगे मतलब पूरे गैस का मास बदलेगा, बट वॉल्यूम तो वही रह गया, है ना। तो यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हैं 3 × p/ρ, रो मतलब डेंसिटी है और इसे लिख सकते हैं टोटल मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो को टोटल मास क्या लिख सकते हैं m × n, small m is the mass of a single molecule, n is the total number of particles, तो ये हो गया टोटल मास बाई वॉल्यूम, ये हमने लिखा वॉल्यूम। अब यहाँ पे रिजिड कंटेनर है एंड कह सकते हैं क्या 3 कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो VRMS प्रोपोर्शनल टू √p/m, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से मिलेगा VRMS इन फर्स्ट सिचुएशन बाई VRMS इन सेकंड सिचुएशन इक्वल्स टू √, अगर उस रूट को लेफ्ट साइड कर लेते हैं स्क्वायर में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा P1/m1 इंटू m2/p1 p2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारा डेटा पुट करा जाए तो क्वेश्चन ने बोला था कि जो आरएमएस स्पीड है वो डबल हो गया, मतलब ये डबल हुआ, मतलब इसका रेशियो क्या होगा 1/2, ये अगर v तो ये 2v तो 1/2 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल्स टू, प्रेशर के बारे में हमें पूछा गया है, इनिशियल प्रेशर दिया गया है P नॉट बाई P2 तो पूछा गया इनटू m2/m1, जो मास है वो हाफ कर दिया गया। तो ये अगर हम लोग बात करें कि ये अगर 2m है तो ये m है, तो m/2 दैट इज 1/2, ये 2 हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फाइनल प्रेशर होगा P2 होगी ना, P2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब 2p नॉट, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, P2 इक्वल्स टू 2p नॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर B4, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का B4, पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। B4 इसमें आपको दिया गया है, आपको सब पढ़े, इसमें इक्वेशन दे रखा है 2C4H10 प्लस 13O2 और यहाँ है 10H2O प्लस 8CO2। इसमें बोला है सपोज द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर इक्वल, टेम्परेचर से बोला है इनिशियल फाइनल एंड हाई इनफ सो दैट ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक्ट एज परफेक्ट गैसेस। 2 moles ऑफ ब्यूटेन, यहाँ 2 moles ऑफ ब्यूटेन are mixed with 13 moles of oxygen and then completely reacted. Find the final pressure.
इफ द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, टेम्परेचर तो सेम है ही, इनिशियल फाइनल, वॉल्यूम भी अनचेंज है, एंड द प्रेशर बिफोर रिएक्शन इज पी नॉट, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, तो पता करना है फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट है। ध्यान दे, ये गैस और ये गैस दोनों को आपस में मिक्स करा गया। तो हम लोग पढ़े थे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वहां बता कि अगर एक से ज्यादा गैसेस को मिक्स करा जाता है किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर में, तो वहां जो प्रेशर होगा वो सभी गैसेस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसका समेशन जो होगा वही पूरे मिक्सर के द्वारा प्रेशर होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसके लिए बात करें कि ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो PV इक्वल टू nRT है ना, वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन ने दिया है इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इक्वल, इनिशियल प्रेशर P नॉट और फाइनल प्रेशर पूछा गया है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम और मान लेते हैं ये T है। तो अब अगर हम लोग ब्यूटेन के लिए बात करें, अप्लाई करने जा रहे हैं PV इक्वल टू nRT। तो ब्यूटेन के लिए क्या लिखेंगे, प्रेशर हो जाएगा मान लो इसका P1, वॉल्यूम हो जाएगा मान लो V, तो P1 भी इक्वल टू N, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इनटू RT, दिस इज फर्स्ट। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन के लिए बात करें तो मान लेते हैं ऑक्सीजन का प्रेशर P2 है, तो P2 भी इक्वल्स टू nRT, n हो गया 13RT, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो इनिशियल केस में टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस P2, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ होगा P1 प्लस P2 इंटू V इक्वल्स टू 15RT, और P1 प्लस P2 को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल प्रेशर है P नॉट भी इक्वल्स टू 15RT, दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद अगर हम लोग ये फाइनल सिचुएशन में बात करें तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो मान लेते हैं P1 डैश, हाँ, P1 डैश इंटू वॉल्यूम तो वही रह जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, P1 डैश इंटू V इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10, nRT, और इसका मान लेते हैं प्रेशर P2 डैश है, तो P2 डैश इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 8RT। यहाँ भी टोटल प्रेशर कितना होगा इसकी वजह से, तो P1 डैश प्लस P2 डैश, तो यहाँ भी हो जाएगा P1 डैश प्लस P2 डैश इंटू E इक्वल्स टू 18RT, दिस इज द इक्वेशन बी। ये जो इतना आप देख रहे हैं इसे हमने फाइनल प्रेशर PF से रिप्लेस कर दिया। तो अब अगर हम लोग A और B को डिवाइड कर दें, B डिवाइडेड बाई A क्या मिलेगा, PF बाई P नॉट, B तो कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, RHS में RT कैंसिल आउट हो जाएगा RHS में, और यहाँ क्या मिलेगा 18 बाई 15, ये आपको 6 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा और ये 5 टाइम्स। तो यहाँ से जो फाइनल प्रेशर मिलेगा वो 6/5 P नॉट ऐसा हो जाएगा। तो ये था B4। इसके बाद क्वेश्चन देखें B5। B5 क्वेश्चन में सब लोग पढ़ें। इसमें बोला है एट अ प्रेशर ऑफ 3 atm एयर ट्रीटेड एज एन आइडल गैस इज पम्प्ड इनटू द ट्यूब्स ऑफ अ साइकिल रिक्शा। एक साइकिल रिक्शा है, उसमें टायर में है ना ये गैस को पंप किया गया, प्रेशर इतना था, इतने प्रेशर पे उसे ये पंप किया गया, इनिशियल वॉल्यूम इतना था और टेम्परेचर इतना है, RW ये दिया हुआ है। अब तीनों में से क्या हुआ कि जो एक टायर है वो पंक्चर हो गया तो उसमें से कुछ एयर लीक कर गया, तो कुछ एयर बचा होगा, ऐसा नहीं कि उसमें एयर बचा ही नहीं होगा, ये पंक्चर होने के बाद भी कुछ एयर रहा होगा। अब उतना ही एयर बचेगा जितना कि बचने से इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर के बराबर हो, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। मतलब ये हुआ कि फाइनल प्रेशर जो होगा लीक होने के बाद जो इनसाइड एयर बचेगा
उसमें जो प्रेशर होगा वो आउटसाइड प्रेशर के बराबर होगा। फाइनल प्रेशर आप कह सकते हैं 1 atm होगा। वो तभी तक लीक होगा जब तक कि बाहर और इनसाइड का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो बतलाना ये है कि कितना, यहाँ पे देखिए लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है one of the tubes gets punctured and the volume of the tube reduces to this, find the number of moles of air that are leaked out. Assume that the temperature remains constant. The number of moles that have air leaked out, कितना नंबर ऑफ मोल लीक हुआ। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि पहले कितना नंबर ऑफ मोल्स था पंक्चर होने के पहले। तो बिफोर पंक्चरिंग अप्लाई कर रहे हैं PV इक्वल्स टू nRT। इनिशियल प्रेशर 3 atm, 3 atm मतलब 3 into 10 to the power 5 और इनिशियल वॉल्यूम 0.04 डिवाइडेड बाई RT इक्वल टू N5। इनिशियल n का वैल्यू कितना PV बाई है ना, इनिशियल नंबर ऑफ मोल इतना, पहले इतना था। एंड सेकंड सिचुएशन में अगर बात करें, फाइनल सिचुएशन में प्रेशर है 1 atm मतलब 1 into 10 to the power 5 और वॉल्यूम है 0.0008 मीटर क्यूब बाई RT इक्वल टू NF। तो इनिशियली इतना नंबर ऑफ मोल है, फाइनली इतना नंबर ऑफ मोल है। यहां से कह सकते हैं पहले इतना था बाद में इतना है, तो कितना लीक किया। हेंस नंबर ऑफ मोल्स लीक्ड is n equals to ni minus nf। पहले इतना था बाद में इतना बचा, तो कितना लिख हो गया दिस माइनस दिस। जैसे माइनस करोगे तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन कर सकते हो, आर टी, आर का वैल्यू और टी का वैल्यू दोनों हमें मिल दिया हुआ है, पुट कर सकते हैं। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 10 to the power 5 कॉमन हो जाएगा and 3 into this 0.004 माइनस यहाँ 8 into 10 to the power -4, हाँ 10 to the power -4 आ जाएगा। तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं सारा वैल्यू पुट करके। तो ये आसान था, हाँ सॉल्व करने आंसर आ जाएगा, बस सही से सॉल्व करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर B5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर B6 देखें। इसमें बोला गया है एक कंटेनर है जिसमें बोला कंडक्टिंग सिलेंडर हुज इनसाइड डायमीटर, इनसाइड का डायमीटर मालूम है, कंटेन्स एयर कंप्रेस्ड बाय ए पिस्टन, पिस्टन का मास दिया हुआ है, which can slide freely in the cylinders or in the figure. The entire arrangement is immersed in a water bath. पूरे इस सेटअप को एक वाटर बाथ में रखा गया है। वाटर बाथ में रखा गया है मतलब वाटर बाथ में जो पानी का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल से बना हुआ है तो हीट ट्रांसफर हो सकता है टेम्परेचर को सेम बनाने के लिए। तो वाटर बाथ में रखा गया है, तो जो हम लोग वाटर बाथ का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे वही टेम्परेचर यहाँ भी गैस का मेंटेन होगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें, if the temperature of the water bath is gradually increased to a finite temperature, this find the height hf of the piston at that instant। यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज किया गया है, इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और फाइनल है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर बाथ का टेम्परेचर चेंज किया गया है तो इसका भी टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो एक्सपेंड करना चाहेगा, है ना। तो वही बतलाना कि फाइनल ये हाइट कितना होगा, वही पूछा ना आपसे। फाइंड द हाइट एच ऑफ द पिस्टन इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू nRT, तो PV बाई T इक्वल टू NR, NR कांस्टेंट है मतलब PV बाई T क्या होगा कांस्टेंट। तो यहाँ से आप कह सकते हो PV बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनिशियल सिचुएशन में प्रेशर कितना होगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, प्लस इसके वेट की वजह से प्रेशर होगा। तो वेट की वजह से कितना प्रेशर होगा
mg बाई ए, ये हो गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या लिखेंगे, A इंटू एच आई इनिशियल हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बाई इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो हो जाएगा 293 केल्विन, 273 प्लस 20 293 इक्वल टू फाइनल जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो फाइनल प्रेशर भी इतना ही होगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा है। तो यहाँ फिर से वही हो जाएगा, तो P ATM प्लस mg बाई ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच एफ डिवाइडेड बाई 100 डिग्री सेल्सियस किया गया, मतलब 373। ये जो प्रेशर वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ए भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं एच एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच एफ का वैल्यू हो जाएगा 373 इंटू एच आई। इनिशियल हाइट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई 293। तो ये मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करके आएगा 300 इंटू 4 दैट इज 1200, 70 इंटू 4 7 ये 280, मतलब 1200 और 280 1480 और 3 इंटू 4 12 दैट इज 1492 डिवाइडेड बाई 293 सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि पिस्टन में कितना मास ऐड कर दिया जाए, कितना मास इस पर और ऐड कर दिया जाए। ये अभी क्या था कि ये कुछ एक्सपैंड किया, पिस्टन कुछ मूव करके ऊपर चला गया था, है ना। अब पिस्टन में कितना मास ऐड कर दिया जाए कि सब कुछ वही प्रोसेस हो, बस अंतर ये हो कि जो मूव किया है वो मूव करने से बच सके, जहां पे है वहीं पर है, मतलब वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो अभी तो हमने अप्लाई करा था पीवी बाई टी बराबर कांस्टेंट, अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया तो पी बाई टी बराबर कांस्टेंट यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से होगा इनिशियल प्रेशर तो यही हो जाएगा PATM प्लस mg बाई ए डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 293। फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, PATM प्लस mg बाई ए प्लस, मान लेते हैं एडेड मास है m0, एडेड मास कितना है, तो एक्स्ट्रा मास जो ऐड किया गया वो कितना है m0, तो क्या हो जाएगा, इतना तो प्रेशर था ही, इतना हो जाएगा m0g बाई ए डिवाइडेड बाई फाइनल प्रेशर 373, फाइनल टेम्परेचर 373 के। तो यहाँ से आपको सारा डेटा दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵, इस m का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, g का वैल्यू भी आप यूज कर लो, a का वैल्यू दिया हुआ, सारा वैल्यू दिया हुआ m0 को छोड़कर। तो अच्छे से सॉल्व करें, आपको m0 का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, अच्छे से सॉल्व करें। और जहां तक एरिया का सवाल है तो एरिया को पायर स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो पायर स्क्वायर आप लिख देना ए को, जहां इनर डायमीटर दिया हुआ है डायमीटर का हाफ कर लेना, रेडियस मिल जाएगा, और सेंटीमीटर मीटर देख लेना, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो सिर्फ हम बहुत सारे क्वेश्चन में क्लू देकर छोड़ रहे हैं कि इस तरह से कर लेना, आपको आ जाएगा सॉल्व करके, है ना। बाकी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें तो सॉल्व करेंगे पूरा, और जिसमें सिर्फ क्लू देने से ही काम हो जाए तो उसमें क्लू से ही काम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन E1 क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे वर्डन बाई गैस फाइंड आउट करना है इन दिस साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज प्रेशर एक्सेस, प्रेशर जो किलो पास्कल में है और ये वॉल्यूम है लीटर में, है ना। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है, चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्डन होता है दैट इज एरिया विद इन दिस साइकिल, मतलब ये जो एरिया होगा यही हमारा वर्डन होगा। एक बात और, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया गया है, बट ध्यान दें दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। जो थ्योरी में पढ़ाया गया था उसमें ये प्रेशर एक्सिस था और ये वॉल्यूम एक्सिस, तो उस केस में ध्यान होगा बतलाया गया था कि जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव वर्डन होगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज केस में नेगेटिव वर्डन होगा। बट यहाँ पे क्लॉकवाइज है लेकिन एक्सिस जो है वो एक्सचेंज है,
तो क्लॉकवाइज के केस में हमने बताया था पॉजिटिव ऑर्डर, बट यहाँ पे चूंकि एक्सिस एक्सचेंज है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव ऑर्डर। नेगेटिव ऑर्डर तो होगा तो वार्डन बाई गैस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एरिया विद इन दिस साइकिल। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें? अब यहाँ पे डायग्राम में तो हमें सर्कल नजर आ रहा है, बट ये कोई जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो सकता है सर्कल हो सकता है एलिप्स हो या कोई और भी डायग्राम हो, है ना। तो जब भी आपको सर्कल टाइप का दिखे और क्वेश्चन नहीं बतलाए कि वो सर्कल है या नहीं, तो सर्कल होने के बावजूद भी हम लोग उसे जनरली जब एरिया लिखेंगे तो एलिप्स के फॉर्मूला से एरिया लिखेंगे। यहाँ ध्यान दे, एलिप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अगर एलिप्स है एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ ये सेमी मेजर एक्सिस ए एंड सेमी माइनर एक्सिस बी, तो इस एलिप्स का जो एरिया होगा वो कितना होता है पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इंटू लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, नेगेटिव तो साइन कन्वेंशन की वजह से आया एंड पाई ये यहां से लेकर यहां तक मेजर एक्सिस 20 है तो सेमी मेजर एक्सिस 10 होगा, सेमी माइनर एक्सिस 20 है 30 माइनस 10 20, से माइनर एक्सिस का लेंथ 20 तो सेमी माइनर एक्सिस 10, तो कितना हो जाएगा -100। एंड यहाँ पे एक बात और ध्यान दे, ये किलो में है तो उसको यूज करते हुए लिखेंगे तो किलो का मतलब 10 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 10 इंटू लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻³ तो ये हो गया कैंसिल आउट और ये -100 पाई जूल, इस तरह से हो जाएगा। तो ध्यान रखें जब भी आपको इस टाइप का है तो उसमें एलिप्स के फॉर्मूले से आप एरिया लिखा करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन E3 सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ आपको हिंट कर रहे हैं। E3 में आप देखें डायग्राम में उसमें 3 पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 3 पॉइंट जो आपको दिया गया है उसे आप 1 और 2 जो पॉइंट देख रहे हैं 1 2 लाइन जो आप देख रहे हैं, है ना, 1 और 2 का जो ज्वाइनिंग लाइन आप देख रहे हैं उसका मिडिल पॉइंट के जस्ट अबव है 3, मतलब 3 से अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा जाए तो 1 और 2 का जो लाइन है उसे बाइसेक्ट करेगा। ये एज्यूम करके आप बनाए आंसर आ जाएगा अगर आप सॉल्व सही से करते हैं तो 3 को मिडिल पॉइंट लेकर के चले 1 और 2 के जस्ट अबव, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर E4 पढ़ें। E4 में इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है वंडर वॉल इक्वेशन, है ना। तो इस केस में हमें फाइंड आउट करना है वार्डन बाई गैस। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, वार्डन बाई गैस हम लोग क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन ऑफ PdV इन जनरल, है कि नहीं। यहाँ पे एक ये भी बोला है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और वो टेम्परेचर T0 है। यहाँ पे अगर आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ PdV तो ऐसा करते हैं, यहाँ से P फाइंड आउट कर लेते हैं तो P का यहाँ से आप देख सकते हैं क्या मिलने वाला है, nRT इंटू में चला जाएगा डिवाइड में तो V माइनस Bn और ये प्लस में राइट साइड जाएगा माइनस में AN² बाई V²। तो यहाँ से हेंस वार्डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इंटीग्रेशन ऑफ P मतलब ये और टेम्परेचर T0 है तो T0 पुट कर देंगे तो nRT0 बाई V माइनस Bn/dV माइनस इंटीग्रेशन ऑफ AN² बाई V²/dV और वॉल्यूम हो गया V1 to V2। अब इसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। nRT0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया और ये 1/x टाइप का है, इसका इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ x, x के स्थान पे V माइनस Bn और यहाँ लिमिट होगा V1 to V2 माइनस यहाँ AN² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1/V² मतलब V⁻⁻² और V⁻⁻² का जो इंटीग्रेशन होगा V⁻⁻1 बाई -1 वॉल्यूम हो जाएगा V1 to V2। इसे लिमिट पुट कर लें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। nRT0 और यहाँ पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो हो जाएगा ln
V2 माइनस Bn बाई V1 माइनस Bn, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस an² इंटू ये 1/b है, 1/V2 माइनस 1/V1, मतलब ये कितना हो जाएगा V1 माइनस V2/V1 इंटू V2। ये हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर F3 क्वेश्चन में आप देखें उसमें दिया हुआ है when 1 gram of water at 0 degree Celsius and 1 into 10⁵ Newton per meter square pressure is converted into ice of volume। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय वाटर। तो यहाँ पे जब भी फेज चेंज होगा और फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय वाटर, तो पहली बात ध्यान दें, हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो गैस के लिए, आइडल गैस के लिए पढ़े थे। यहाँ पे वाटर के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय वाटर, है ना। तो जब भी फेज चेंज का बात होगा और आपको वर्क डन फाइंड आउट करना होगा, तो उसमें जब फेज चेंज होता है तो आप पढ़ोगे कैलोरीमेट्री में कि उस ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और ये जो प्रेशर है यहाँ पे वो भी कांस्टेंट है। बट जब भी ऐसा फेज चेंज का सिचुएशन हो तो टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट होता है, बट हम लोग जब इसे वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो आइसोबारिक ट्रीट करके काम करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में F3 में जो हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट लेकर के सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें आइसोबारिक के रूप में, मतलब P इंटू प्रेशर इंटू डेल्टा V के रूप में सॉल्व करेंगे। तो P इंटू डेल्टा V करके आप इसे सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा, है ना। इसका रीजन होता है कि आखिर हम लोग प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट जब दोनों होता है इस हालात में, फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट ना लेकर हम लोग प्रेशर कांस्टेंट लेकर के सॉल्व करते हैं। तो इसका जरूरत हम लोग को अभी नहीं है ना, बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल ये ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग P इंटू डेल्टा V से वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखें F6 पढ़ें। F6 में ये हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, यहाँ फाइंड आउट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ध्यान दें, अगर हम लोग वर्क डन की बात करें डेल्टा W, तो वर्क डन जो होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मास तो सेम रह जाएगा एंड इनिशियल डेंसिटी कम है, हायर डेंसिटी ज़्यादा है, तो वॉल्यूम होता है मास बाई डेंसिटी। अगर डेंसिटी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P इंटू डेल्टा V। नेगेटिव ऑफ प्रेशर हो जाएगा 10⁵ इंटू डेल्टा V का मतलब क्या, मास बाई यहाँ पे हो जाएगा 2/90। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, 2/99.9 माइनस 2/1000, ये ग्रेटर और ये स्मॉल। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इसे सॉल्व करके आपको -0.2 जूल मिलने वाला है। सॉरी 0.2 नहीं, आपको ये अप्रोक्सीमेटली 0.02 जूल मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग डेल्टा Q फाइंड आउट कर लें, डेल्टा Q इक्वल टू लिख सकते हैं NC डेल्टा T। तो हमें N दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू C, हमें S मालूम है, तो C कैसे मिलेगा, ध्यान दें। C क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब इसका यूनिट की अगर बात करें तो जूल पर मोल। अगर हम लोग C की बात करें तो जूल पर मोल पर केल्विन होगा, और यहाँ पे क्या है, जूल पर मोल के जगह पे केजी है, केल्विन तो है ही, मतलब केजी को हटाकर हमें मोल लाना होगा। इसका मतलब क्या होगा, केजी को हटाने के लिए मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब C का स्थान पे लिखना पड़ेगा S इंटू N, मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास से मल्टीप्लाई तो केजी हट जाएगा, बट हमें पाई में मोल चाहिए, मतलब N डिवाइड करना पड़ेगा। तो C को हम लोग इतना लिख सकते हैं इंटू डेल्टा T। डेल्टा T हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 4 - 0 दैट इज 4 केल्विन। चेंजिंग टेम्परेचर किसी भी यूनिट में ले सकते हैं,
यहाँ पे n हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू एस का वैल्यू 4200 टोटल मास 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 और इंटू 42, 8 इंटू 2 16 और 8 इंटू 4 32 और प्लस 1 33 और 2 जीरो, इतना जूल आएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा यू, जिसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू तो ये रहा एंड माइनस वर्डन, तो ये नेगेटिव में वर्डन है तो माइनस माइनस प्लस 0.02 जूल, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन F6। इसके बाद क्वेश्चन देखिए H1 सेक्शन H का फर्स्ट क्वेश्चन H1 में इस तरह का डायग्राम दिया गया है। यहाँ हमने नेम कर दिया A B C, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U1 है और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U2 है। आप क्वेश्चन में पढ़ के देख सकते हैं। A to B एडियाबैटिक प्रोसेस है एंड जिसमें वर्डन A to B में वर्डन W किया गया है। B to C में हीट Q दिया गया है, तो बतलाना है U2 माइनस U1। तो अगर हम लोग बात करें A to B to C, मतलब डायरेक्ट A to C अगर बात करें, पूरे के लिए अगर बात करें, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W अप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा Q AB प्लस डेल्टा Q BC और डेल्टा U को लिख सकते हैं डायरेक्ट डेल्टा U मतलब क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज U2 माइनस U1 प्लस डेल्टा W AB प्लस डेल्टा W BC। यहाँ AB जो है एडियाबैटिक है तो यहाँ पे ये 0 होगा और BC के केस में वाटर 0 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये BC के ड्यूरिंग जो हीट दिया गया है वो Q है, क्योंकि हीट सप्लाई किया गया है इसलिए प्लस Q होगा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस AB के ड्यूरिंग जो वाटर है वो W है, क्योंकि वाटर बाय गैस पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q माइनस W मिलेगा, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन H3 देख सकते हैं, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे आप खुद सॉल्व करना, इसमें हिंट कर रहे हैं। H3 में आपको प्रेशर एंड डेंसिटी से रिलेटेड डेटा है और एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो प्रेशर और डेंसिटी है, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन की बात करें एडियाबैटिक के केस में तो P इंटू V टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो उसमें V को लिखा जा सकता है टोटल मास बाई डेंसिटी। तो टोटल मास कांस्टेंट होगा तो लिख सकते हैं प्रेशर बाई डेंसिटी, है ना, जहाँ डेंसिटी टू द पावर गामा होगा और इक्वल टू कांस्टेंट। तो P बाई डी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसे P1 बाई D1 गामा इज इक्वल टू P2 बाई D2 टू द पावर गामा, ऐसा लिख करके इनिशियल फाइनल सिचुएशन लेकर के सॉल्व किया जा सकता है, जैसे आप सॉल्व कर लेना खुद। इसके बाद क्वेश्चन H5 देखें। H5 में अगर बात करा जाए तो इसमें बोला है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाई, प्रेशर को 2/3% से इंक्रीज किया गया है, गामा दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा अप्रोक्सीमेटली वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस और प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन की बात किया है तो P इंटू V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान होगा पढ़े थे स्लोप इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसके अकॉर्डिंग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख सकते हैं dP बाई dV इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गामा इनटू P बाई V, ऐसा लिखा जा सकता है। और यहाँ से आप लिख सकते हो dP बाई P इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गामा इनटू dV बाई V। हाँ, ये नेगेटिव साइन और यही बतलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो dP बाई P दैट इज
फ्रैक्शन चेंज इन प्रेशर, दिस इज फ्रैक्शन चेंज इन प्रेशर एंड दिस इज फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम। अगर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो dP बाई P इंटू 100 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ गामा इंटू dV बाई V इंटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज इन प्रेशर जो कि दिया हुआ है 2/3 इक्वल टू नेगेटिव गामा, गामा दिया हुआ है 3/2, और ये क्या हो गया परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 4/9, नेगेटिव में, नेगेटिव ये बतला रहा है कि जो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होगा वो नेगेटिव होगा, और कितना परसेंट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा 4/9%। इसके बाद क्वेश्चन है H8 पढ़े इसे। H8 में अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया वर्डन ऑन दिस सिस्टम जो है वो 322 जूल है। वर्डन ऑन दिस सिस्टम, ऑन दिस सिस्टम का मतलब वो निगेटिव वर्डन हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा डिक्रीज, और एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है। तो अगर हम लोग इसमें डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम इस तरह से रहा होगा और एरो ऐसा देना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मतलब वर्डन नेगेटिव होगा, मतलब वर्डन ऑन दी सिस्टम होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस मान लेते हैं कि दिस इज द ए एंड दिस इज द स्टेट बी। फर्स्ट प्रोसेस जो हुआ उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ है, तो इस केस में जो वर्डन है वो -322 जूल होगा, माइनस इसलिए क्योंकि वर्डन ऑन द सिस्टम। एंड इसमें अगर बात करें तो डेल्टा Q1 इक्वल्स टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा U1। डेल्टा Q1 जीरो होगा क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा U1 क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा W1, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 322 जूल। तो अब बोला है कि सेम स्टेट रखा गया लेकिन प्रोसेस बदल दिया गया, मतलब इनिशियल स्टेट यहीं पे, फाइनल स्टेट यहीं पे। अब हो सकता है कोई अदर प्रोसेस जो कि ऐसा गया होगा या इस तरह से गया होगा, या कोई भी किसी भी तरह से वो A to B गया होगा, लेकिन वो अदर प्रोसेस है। बट डेल्टा U जो होगा वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिपेंड करता है। तो डेल्टा U अगर इस केस में 322 जूल है तो किसी भी केस में इन दो सेम स्टेट के लिए वही होगा। तो अनदर प्रोसेस के केस में बात करें, सेकंड प्रोसेस के केस में अगर बात करें तो लिख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल्स टू डेल्टा W2 प्लस डेल्टा U2। तो यहाँ पे सेकंड जो प्रोसेस दिया गया है उसमें आपको बोला गया है कि 50 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है। तो 50 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है, एक कैलोरी दिया गया, अगर इसे हम लोग जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो 50 कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 50 इंटू 4.2 लिखना होगा, इतना रिक्वायर्ड है, मतलब इतना सप्लाई करना पड़ा। ये प्लस में इक्वल टू वर्डन पूछा गया है प्लस डेल्टा U2 का वैल्यू 322। यहाँ पे ये पॉइंट से जीरो कैंसिल आउट, यहाँ देख सकते हैं डेल्टा W2 क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा 42,420 बाई हाफ, मतलब 210 मिलेगा ये 210 माइनस 322, मतलब ये आ जाएगा 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, माइनस 112 जूल। इतना आपको H8 में मिलेगा। तो ये हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन डिस्कशन देखा एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट डिस्कशन जो होगा वो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी होगा वो एक साथ एक ही लेक्चर में कर दिया जाएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2 लेक्चर और होगा जिसमें फिर डिस्कशन खत्म हो जाएगा ना। 2 लेक्चर में
इसमें एक पार्ट 2 का होगा, पार्ट 3, पार्ट 4 मिलाकर, और एक एक्सरसाइज 2 का एक लेक्चर। देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें सीट का।